हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नोबल एजुकेशन ग्रुप नाथारामगढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं एस.आर. बाकोलिया, सीनियर इंग्लिश लेक्चरर इन नोबल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं कक्षा 12th की कंपलसरी जो इंग्लिश है उस इंग्लिश के सिलेबस और उसके पाठ्यक्रम के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। तो देखिए, कंपलसरी जो इंग्लिश है अपनी कंपलसरी इंग्लिश भी दो प्रकार की होती है। कंपलसरी इंग्लिश में अनिवार्य अंग्रेजी और एक ऑप्शनल इंग्लिश होती है जो कि हमारे नहीं चलती है। हमारी कंपलसरी इंग्लिश है क्लास 12th। आवर सिलेबस हमारा पाठ्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अपने टेक्सुअल्स बुक्स के बारे में। हाँ बच्चों, टेक्सुअल बुक्स और कंपोजिशंस अपने 80 नंबर का जो पेपर आता है उसमें हमारे टेक्सुअल्स बुक्स पाठ्य पुस्तकें, इसका अर्थ होता है पाठ्य पुस्तकें। हमारे 12th क्लास में इंग्लिश की दो पाठ्य पुस्तकें हैं, दो अपनी पुस्तकें हैं, जिसमें पहली जो पुस्तक है वो है हमारे रेनबो बुक। ये अपनी बुक का नाम है, रेनबो नाम है, और ये अपनी मेन सब्जेक्ट है जिसको हम कोर सब्जेक्ट बोलते हैं। ये अपनी मुख्य सब्जेक्ट है, ये बुक है, और ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 मार्क्स की है। ये 25 नंबर की है अपने, ये जो पुस्तक अपने 25 नंबर की है। अब देखिए, इस 25 नंबर की पुस्तक में, ये 25 नंबर की जो बुक है, इस बुक में हमारे क्वेश्चन सब वो किस प्रकार से आते हैं। इसके देखो दो पार्ट्स है इस बुक के। एक तो है अपना इसमें प्रोज, एक प्रोज पार्ट है इसका। प्रोज मीन्स होता है गद्य जो पार्ट है वो है हमारे, इसमें जो गद्य पार्ट है उसका गद्य पार्ट हमारे इसमें 15 नंबर का है, जो कि गद्य पार्ट के अंतर्गत आता है। गद्य पार्ट, जिसको हम गद्य पार्ट बोलते हैं, ये हमारे 15 नंबर का है। 15 नंबर के इस गद्य पार्ट में हमारे क्या क्या आता है। देखो, गद्य पार्ट बोलते किसको है। जैसे हमारी रेनबो बुक है, उसके दो पार्ट हैं। एक हमारे गद्य पार्ट में जिसमें राइटर के लेसन्स होते हैं, जो लेसन से बेस्ड ऑन स्टोरीज, आर्टिकल्स, प्रॉब्लमेटिक या इश्यूज से संबंधित होते हैं, और उनके जो लिखने वाले हैं, जो नरेटर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको हम बोलते हैं गद्य। तो गद्य जो पार्ट है उसमें देखिए किस प्रकार से हमारे क्या क्या क्वेश्चन पेपर, अपना बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप उनको बताएं हम। तो देखो, इसमें इसमें आता है अपना एक तो फॉर शॉर्ट आंसर, फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनकी वर्ड लिमिट होती है 30 से 40 वर्ड्स, अर्थात इनकी शब्द सीमा होती है 30 से 40 शब्द। तो ये हमारे आते हैं इसमें फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात 4 इसमें संक्षिप्त प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे आते हैं, देखो, 2-2 नंबर के। तो 4 × 2 बराबर 8 नंबर के। 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रोज में से। इसी प्रकार इसी में आते हैं अपने एक लॉन्ग आंसर
टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 मीन्स होता है कि दो में से कोई सा एक, मीन्स से दो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उनमें से कोई सा एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, अर्थात 120 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। और ये क्वेश्चन बराबर 1 × 7 बराबर 7 नंबर, अर्थात एक क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का होता है। तो इसलिए 8 नंबर की तो अपना हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक लॉन्ग जो क्वेश्चंस होता है वो 7 नंबर का। तो ये टोटल अपने हो गई 15 नंबर। तो प्रोज जो अपना गद्य पार्ट है, गद्य पार्ट 15 नंबर के सिलेबस में है। 15 नंबर के सिलेबस में 4 तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 से 40 शब्दों वाले होते हैं। तो 4 × 2 बराबर 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये 8 नंबर के 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 1 आउट ऑफ 2 होगा, अर्थात 2 में से कोई सा एक करना है। इसकी वर्ड लिमिट है 120 शब्द की होती है, तो इनमें से 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है, और ये आता है अपने 7 नंबर है। इसलिए 8 और 7 15 नंबर की ये प्रोज है, गद्य भाग। इसी प्रकार सेकंड इसका पार्ट है वो है पोइट्री। वो कौन सा बच्चों? पोइट्री। किसको हम बोलते हैं? पोइट्री। पोइट्री मीन्स होता है पद्य। ये पद्य पार्ट होता है, पद्य पार्ट होता है। ये पद्य पार्ट जो है वो हमारे है, पूरा पद्य पार्ट है वो 10 नंबर का है, 10 नंबर का पद्य पार्ट है। और इस 10 नंबर के पद्य पार्ट में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए एक तो अपना होता है एक्सट्रैक्ट, इसको हम एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं या इसको हम स्टेंजा भी कह सकते हैं, स्टेंजा या एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा। अर्थात ये कोई पद्यांश आता है अपना, पद्यांश। पद्यांश मीन्स कोई पद्य का छोटा भाग, ए शॉर्ट पार्ट ऑफ ए स्टेंजा, अर्थात कंप्लीट अपनी जो पोइम होती है उस पोइम का कोई सा एक पद या कोई फ्रेजेज, उसकी कोई वाक्यांश होता है, कोई 3-4 पंक्तियों का एक कोई पोइट्री होती है, तो ये एक्सट्रैक्ट होता है। ये इस एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट दी हुई होती है और एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो यह होता है अपने 4 नंबर, 4 नंबर की एक्सट्रैक्ट होती है। अर्थात कोई एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा दे देते हैं, जैसे मान लो कि इन्हीं 2 कविताओं का एक्सट्रैक्ट देते हैं। जो भी स्टेंजा देते हैं तो दोनों स्टेंजा के बीच में अथवा होता है और दोनों स्टेंजा के नीचे बिल्कुल बिलो 2 क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और उनके आंसर हमें उस एक्सट्रैक्ट में से ही देने होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन WH वर्ड्स पर आधारित होते हैं और उनके आंसर हमें स्टेंजा में से देने होते हैं। तो ये 4 नंबर का होता है। इसके अलावा अपने पोइम में से शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री अर्थात पद्य में से संक्षिप्त प्रश्न, पद्य में से संक्षिप्त प्रश्न होते हैं और इनके आंसर भी हमें 30 से 40 शब्दों में देने होते हैं। कितने शब्दों में बच्चों? 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में इनके हमें आंसर देने होते हैं। अब देखिए इनमें क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के सामने लिखा होता है आंसर एनी 3, आंसर एनी 3, अर्थात किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं। तो इनमें प्रश्न तो हमें 3 ही सॉल्व करने होते हैं, तो 3 × 2 बराबर 6, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पोइट्री में देखिए पोइट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चनों में से हमें 3 प्रश्नों का, किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा।
3 प्रश्न का आंसर देना होगा तो तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे तो 6 नंबर का हो गया। इसका मतलब हमारे जो पोइट्री है वो 10 नंबर की होगी, जिसमें एक्सटेट 4 नंबर की और शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 6 नंबर की। तो टोटल कितना हो गया? 10 नंबर। तो 10 नंबर की पोइट्री और 15 नंबर की होगी अपने प्रोज। इस प्रकार से अपनी रेनबो जो बुक है, अपनी जो कोर सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, ये मुख्य अपनी जो बुक है वो 25 नंबर की होगी, जिसमें 15 नंबर की गद्य और 10 नंबर की अपने पद्य। इस प्रकार से ये अपने 25 नंबर की। तो आज हम टेक्सुअल बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों ये तो अपनी होगी फर्स्ट बुक रेनबो, फर्स्ट बुक अपनी रेनबो है। इसके बाद में देखिए इसकी जो सप्लीमेंट्री, जिसको हम सप्लीमेंट्री बुक बोलते हैं या जिसे हम पूरक पुस्तक बोलते हैं, ये पूरक पुस्तक है। इस बुक के अलावा दूसरी पुस्तक और है और उसका नाम है, ये सेकंड बुक है अपनी, ये सेकंड बुक, और इस पुस्तक का नाम है अपने पेनोरमा। क्या नाम है बच्चों? पेनोरमा। पेनोरमा इस पुस्तक का नाम है। ये जो पुस्तक है पेनोरमा बुक है ये, और ये पुस्तक हमारे है, इसमें ये भी हमारे 15 नंबर की पुस्तक है। पेनोरमा बुक कितने नंबर की है? 15 नंबर की, 15 नंबर की बुक है। इस बुक में देखिए किस प्रकार से सिलेबस में क्या क्या आता है। इसमें देखिए ये पेनोरमा जो अपनी बुक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि पेनोरमा बुक, जिसे हम एज ए स्टोरी टाइप बुक कह सकते हैं, स्टोरी टाइप इसमें लेसन्स होते हैं या कई प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं या थीम भी होती है जिसमें, या कोई किसी प्रकार की संबंधित कोई इश्यूज भी हो सकता है, कोई संबंधित मैटर भी हो सकता है। तो ये बुक होती है। ये जो बुक है वो अपने 15 नंबर की है। इस बुक में देखिए इसके भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें वर्ड लिमिट रहती है 30 से 40, 30 से 40 वर्ड्स, ये वर्ड लिमिट है इसकी। 30 से 40 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं और इनमें क्वेश्चन आते हैं अपने 4, और 4 क्वेश्चन होते हैं और वो 2-2 नंबर के होते हैं। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए 8 नंबर के तो हो गया ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कहने का मतलब इस बुक में जो भी लेसन्स है उन लेसन से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं अपने, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चारों ही शॉर्ट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। और ये हमारे 2-2 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनकी वर्ड लिमिट होती है 30 से 40 शब्द। 30 से 40 शब्दों का मतलब हमें लगभग 3 या 4 पंक्तियों में इनके आंसर देने होते हैं। इसके अलावा इसमें एक आता है अपना लॉन्ग क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ, या इसको हम लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिनकी वर्ड लिमिट रहती है अपने 120। शब्द सीमा कितनी रहती है? 120 शब्द। 120 शब्दों में इनके आंसर देने होते हैं। और ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 प्रश्न होते हैं, 2 में से कोई सा एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है और वो हमारे 1 नंबर का होता है, अर्थात सॉरी वो एक क्वेश्चन होता है और ये एक क्वेश्चन ही हमारे 7 नंबर का होता है। तो बराबर ये 7 नंबर, ये 7 नंबर का हो गया। तो 8 नंबर के अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और 7 नंबर का अपना लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बिल्कुल ब्रीफ इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में देना होता है, कंप्रेहेंशन समझ करके और आपको एक्सप्लेन करके ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन लगभग या तो कोई कैरेक्टर स्केच के बारे में या उसकी थीम के बारे में, लेसन की या स्टोरी के बारे में, या संबंधित 2-3 कैरेक्टर्स के बारे में पूछ करके या उनकी कंपैरिजन से संबंधित ये क्वेश्चन आता है, या कोई मैसेज से संबंधित या उसमें जो भी उसमें कहानी में बताया गया उसके बारे में ये प्रश्न आता है। 7 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये 120 शब्दों का होता है। तो इस प्रकार से टोटल अपने ये 15 नंबर की बुक होगी। तो पेनोरमा जो बुक है अपने इस प्रकार से 15 नंबर की है। तो देखिए 15 नंबर की अपनी पेनोरमा बुक हो गई और रेनबो बुक हो गई अपने 25 नंबर की।
तो टोटल अगर हम टेक्सुअल बुक्स की बात करें तो 25 और 15 बराबर कितने नंबर हो गए? 40। ये 40 नंबर के अपने टेक्सुअल बुक है। टेक्सुअल बुक्स है, 2 बुक है, रेनबो 25 नंबर की और पेनोरमा 15 नंबर की। इस प्रकार से 40 नंबर की बुक है। 40 नंबर की बुक का मतलब हुआ कि अपने 50% जो पेपर है बोर्ड का 50%, 50% जो पेपर है वो अपने पाठ्य पुस्तकों से संबंधित आता है। तो इसलिए अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक्स का अच्छे से आपको स्टडी आना चाहिए, अच्छे से लेसन पढ़ करके उनके क्वेश्चनों के आंसर देने का तरीका आना चाहिए और उसके लिए लेसन भी आपके अच्छे से पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये इस प्रकार से अपना ये टेक्सुअल बुक्स की हम बात कर रहे हैं। अगला जो अपना वीडियो होगा हम उसमें अपनी जो कंपोजिशंस है या अपनी रीडिंग है, राइटिंग है, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम अपने बुक्स के बारे में देखेंगे। तो अपना बुक का ये आप देखिए, जैसे रेनबो बुक है मेरे पास में अभी उपलब्ध जो पुस्तक है जो अभी मेरे पास है, क्योंकि बुक्स का अध्ययन करने के लिए हमें हमारे पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए। और आप सभी बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप अपनी बुक है वो अपने पास में रखें। तो आज जो मेरे पास में अभी जो बुक उपलब्ध है वो है पेनोरमा। हालांकि हमें पढ़ाने में रेनबो पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पेनोरमा बुक उपलब्ध है। तो क्यों ना आप अपनी जो सप्लीमेंट्री बुक है अपनी पेनोरमा, वो पेनोरमा पुस्तक आप निकालिए। तो पेनोरमा पुस्तक, ये अपनी पेनोरमा बुक्स आप निकालो। पेनोरमा बुक का देखिए आप अपने पेनोरमा बुक का फर्स्ट लेसन, पेनोरमा बुक का फर्स्ट लेसन का नाम है द टाइगर किंग, बाघ राजा। और इस टाइगर किंग के जो राइटर हैं वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनका उपनाम या जिनको संक्षिप्त नाम से हम काल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। हालांकि राइटर से संबंधित हमारी कोई क्वेश्चन है वो बोर्ड में पुटअप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको राइटर का भी नाम ध्यान में रहना चाहिए। तो द टाइगर किंग है, उसके जो राइटर है वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, अर्थात इनका निकनेम या इनका पेन जो नेम है वो है कालकी। और ये कालकी इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनकी पत्नी है कल्याणी, कल्याणी इनकी पत्नी है, खुद का नाम कृष्णमूर्ति है, इसलिए इनके दोनों को उपसर्ग को जोड़ करके और इनका नाम, इनका शॉर्ट नाम ये काल के नाम से इनको जाना जाता है। तो देखिए इस लेसन की हम स्टोरी के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। अबाउट द स्टोरी के बारे में आप अपनी इस लेसन का पेज नंबर 6 निकालिए, जिसमें आपको अबाउट द स्टोरी बता रखी है। देखिए अबाउट द स्टोरी के बारे में, द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। देखिए आप हम लेसन अबाउट द स्टोरी के बारे में बताते हैं। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी, बाघ राजा एक कहानी है, ऑफ ए ब्रेव एक बहादुर, एंड ऑब्स्टिनेट मैन और एक बहुत ही खूंखार जिद्दी एक व्यक्ति की कहानी है। तो इसमें बाघ राजा जो कहानी है वो एक बहादुर और एक बहुत ही निडर निर्भीक एक व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रिडिक्टेड, देखिए आप प्रिडिक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उससे पहले वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव फॉर्म है। तो इसका अर्थ है प्रिडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी करना, और इट वॉज प्रिडिक्टेड मीन्स वाह कि यह भविष्यवाणी की गई थी, किसी के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको हम पैसिव फॉर्म बोलेंगे। तो इट वॉज प्रिडिक्टेड, यह भविष्यवाणी की गई थी एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म पर। किसके जन्म पर? बाघ राजा का। बाघ राजा का जब जन्म हुआ था तो बाघ राजा के जन्म पर यह भविष्यवाणी की गई थी दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, दैट ए टाइगर की एक बाघ वुड कॉज हिज डेथ, कि एक बाघ उसकी मृत्यु का कारण होगा। तो बाघ राजा का जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म के समय ज्योतिषी जो थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो राजकुमार है या ये जो राजा है, ये जो बच्चा है, इसकी मृत्यु का कारण एक बाघ होगा। ये भविष्यवाणी। अब देखिए सो ही डिसाइडेड, इसलिए देखिए उस बाघ राजा ने निश्चय किया, डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया
टू किल मीन्स मारने का, ऑल द टाइगर्स सभी बाघों को। इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निश्चय किया। ही किल्ड मेनी टाइगर्स, उन्होंने अनेक बाघों को मारा। ही कौन? टाइगर किंग। उन्होंने अनेक बाघों को मार दिया विथ ग्रेट क्रूलिटी, बड़े ही निर्दयता के साथ। क्रूलिटी मीन्स निर्दयता। तो बाघ राजा ने अनेक बाघों को बड़े निर्दयता के साथ में मारा। क्यों मारा? इसका रीजन क्या था? क्योंकि उसके भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि टाइगर किंग की मृत्यु है वो बाघ के कान से होगी। तो उसने सोचा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, तो क्यों न मैं बाघों को मार दूं ताकि मुझे कोई मारने वाला कोई भी नहीं रहे। तो उसने बड़े निर्दयता के साथ में बाघों को मारना शुरू कर दिया। His women took life to so many. His women took life, उसकी जो ये सौगंध थी, शपथ थी, took life of so many, उसके कारण से जीवन गंवाया। So many innocent animals, अनेक जो भोले वाले निर्दोष जो जानवर थे, उन जानवरों को अपना जीवन गंवाना पड़ा। अर्थात बाघ राजा की जो उसकी ओथ थी, जो उसका डिटरमाइन था, उस संकल्प था, उसकी शपथ थी कि उसको बाघ मारने थे, तो उसके कारण से अनेक बाघों ने अपने जान गंवाई। बट व्हाट इज टू हैपन, लेकिन जो घटित होना था एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एंड सो, लेकिन जो किसी की कीमत पर घटित होना था, सो इट हैपेंड, इसलिए वो तो घटित हुआ। अब देखिए, हमारे भविष्य में या हमारी भविष्यवाणी में कोई भी अगर लिखा है, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो उस प्रकार से हमारे साथ में होगा, तो वो तो होकर के रहेगा। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन हमारे साथ में जैसा घटित है या जैसा हमारे भाग्य में लिखा हुआ है तो वो वैसा ही होगा। हम उसको कभी बदल नहीं सकते। इसलिए जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था, अर्थात जो किसी भी कीमत पर घटित होना था, वो तो घटित हुआ। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, इतने सारे बाघ मार देने के बाद में, ए स्मॉल वुडन टाइगर, हालांकि इतने सारे बाघ उन्होंने मार दिए, लेकिन फिर भी देखिए, ए स्मॉल वुडन टाइगर, एक छोटा सा लकड़ी का जो बाघ था, कॉज्ड हिज डेथ, वो उसकी मृत्यु का कारण बना। उसके कारण से बाघ राजा की मृत्यु हुई, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी में उसकी प्रेडिक्शन ये की हुई थी कि इस बाघ राजा की मृत्यु किसी बाघ के कारण से होगी। तो देखिए, हालांकि उन्होंने बाघ बहुत सारे मार दिए, लेकिन एक वुडन टाइगर, एक जो लकड़ी का बाघ था, उस लकड़ी के बाघ के कारण से उस बाघ राजा की मृत्यु हुई। थस केम द पेनफुल एंड, इस प्रकार से एक दर्दनाक अंत हुआ। ऑफ ए हार्टलेस किंग, एक हृदय विहीन, जो बिल्कुल जिसमें दयाभाव नहीं था, ऐसे हृदय विहीन उसे राजा का अंत हुआ। Who had no sympathy for wildlife, who had no sympathy, जिसमें कोई सहानुभूति नहीं थी, for wildlife, किसके प्रति? जीवों के प्रति, जो जीव जंतु थे, वन्य जो जीव थे, उनके प्रति जिसके मन में किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, उसका इस प्रकार से दर्दनाक अंत हुआ। तो ये देखिए, हमने कहानी का, अपनी जो कहानी है उस कहानी का हमने कंक्लूजन ये निकाला है, उसका निष्कर्ष ये, और हम इसमें डिटेल में इस कहानी को पढ़ने के लिए हम लेसन को पढ़ेंगे। देखिए, कहानी में जानने के लिए किस प्रकार से कहानी में ये घटित हुआ वो हम लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, लेसन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से अपना लेसन निकालिए। पार्ट वाइज ये अपना लेसन है, तो फर्स्ट पार्ट में निकालिए, फ्रंट पेज जो अपना है। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराजा इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, वो इस कहानी के नायक है। प्रतिबंधपुरम कोई इमेजिन करके कोई सिटी का नाम है, कोई नगर का नाम है, और उस नगर के जो महाराजा है वो महाराजा इस कहानी के नायक है, अर्थात उसके मुख्य जो मेन कैरेक्टर है वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा है। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको जाना जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है। ही एज के रूप में, हिज
हाइनेस अर्थात अपने अपने बड़पन से, अपने महाराजा धीराज, हाइनेस अर्थात महाराजा धीराज, क्या नाम, जमींदार जनरल, उनको महाराजा धीराज जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याघ्र साम्राई, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के इन नामों से उनको जाना जा सकता है, अर्थात उनको जाना जाता है। टाइगर किंग जो एक बहुत बड़े राजा थे, बाघ राजा थे, उन बाघ राजा के बहुत सारे नाम पड़े, इनको इन नामों से हम जान सकते हैं। और बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन प्राय दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन ये नाम प्राय संक्षिप्त कर दिया गया है टू द टाइगर किंग, अर्थात इन नामों के स्थान पर सिर्फ उनका एक संक्षिप्त नाम, एक छोटा नाम रख दिया गया, एक छोटा नाम से उनको पुकारा जाता है। ही वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग, उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर किंग उनका नाम पड़ा। आई हैव, अब देखिए नेक्स्ट में देखो, आई हैव कम फॉरवर्ड, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं काल की, आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूं, टू टेल यू, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ आगे आया हूं, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उनको बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। तो देखिए लेखक का कहानी कहने का जो उद्देश्य है, उनका मुख्य जो है वो ये है कि मैं ये इसलिए इस कहानी को लिख रहा हूं, इस लेसन को मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बाघ राजा, जो बाघ राजा थे, उनका ये नाम क्यों पड़ा, बाघ राजा नाम क्यों पड़ा, टाइगर किंग से उनको क्यों पुकारा गया, कि नाम तो उनके और भी थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन उन नामों के स्थान पर सिर्फ एक टाइगर किंग ही नाम क्यों रखा गया, टाइगर किंग के नाम से उनको क्यों जाना गया। इसीलिए मैं इसे ये लेसन की कहानी लिख रहा हूं, ऐसा राइटर कह रहे हैं। आई हैव नो इंटेंशन, नेक्स्ट देखिए, तो राइटर कह रहे हैं आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, हैव रखना पॉजेसिव फॉर्म प्रेजेंट टेंस में, आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, बहाना बनाने का, मेरा किसी प्रकार से कोई बहाना करने का इरादा नहीं है, टू एडवांस, आगे बढ़ने का, ओनली टू एंड, प्रिटेंडिंग टू एडवांस, अर्थात मेरा आगे बढ़ने का कोई बहाना नहीं है, ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉ, अर्थात मैं सुनियोजित तरीके से पीछे, अंत में मैं पीछे हट जाऊंगा। तो लेखक का कहने का सेंस यहाँ पर ये है, लेखक कह रहा है कि मेरा इस कहानी कहने के पीछे किसी प्रकार का कोई बहाना बनाने का इरादा नहीं है, मैं तो इस कहानी के अंत में सुनियोजित तरीके से पीछे हट जाऊंगा। कभी इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, तो राइटर कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं अपनी जो ये जो उद्देश्य है, मेरा कहानी कहने का जो उद्देश्य है, उस कहानी कहने के उद्देश्य से मैं पीछे नहीं उठूंगा। तो इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो स्तूका जो बम वर्षक, ये एक बहुत थ्रेटी थी। इवन द थ्रेट ऑफ स्तूका बॉम्बर, अर्थात स्तूका जो बम वर्षक है, वो भी मुझे धमकी नहीं दे सकती। विल नॉट थ्रू मी ऑफ टेक, थ्रू ऑफ का अर्थ पीछे हटना, और टेक का अर्थ मार्ग से। अगर स्तूका बम वर्षक जो बॉम्बर है, स्तूका बम वर्षक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध जिसने बम बरसाए थे, अगर वो मेरे ऊपर बमों की बारिश भी कर दे, तो भी मैं अपने इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। अर्थात मैं अपनी ये जो कहानी है, मैं ये जो सच्चाई है, वो ये बता करके रहूंगा कि आखिर बाघ राजा का नाम बाघ राजा क्यों पड़ा। देखिए, द स्तूका इफ इट लाइक्स, द स्तूका अर्थात स्तूका जो बमवर्षक है, इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहती है, तो कैन बीट हेस्टी रिट्रीट, तो वह अति शीघ्र पीछे हट सकती है फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी इस कहानी से। अगर स्तूका बमवर्षक है और वो चाहे तो मेरी इस कहानी से पीछे हट सकती है, क्योंकि मैं इस कहानी को बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं इस कहानी को एंड इसका करके जाऊंगा, और पूरा अंत में मैं इस कहानी का जो सत्य है, जो वास्तविक जो ट्रुथ पर आधारित थी, उसको मैं भविष्यवाणी जो किस प्रकार से सिद्ध होती है, तो
तो मैं ये कहानी बता करके जाऊंगा, तभी मैं पीछे हटूंगा। और स्तुका बमवर्षक अगर अपने लक्ष्य से पीछे हटना चाहे तो वो हट सकती है। तो फर्स्ट ये अपना पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, राइट एट द स्टार्ट। राइट एट द स्टार्ट अर्थात ठीक शुरू से ही इट इज इंपरेटिव, ये आवश्यक है, शुरू से ही अति आवश्यक है। टू डिस्क्लोज अर्थात पता लगाना, व्यक्त करना, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले को शुरू से इसका पता लगाना, शुरू से इसका भेद खोलना आवश्यक है। अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। तो ये कहानी लेखक जैसे शुरू कर रहे हैं, तो कहानी शुरू करने से पहले लेखक उसके बारे में बताना चाह रहा है कि बाघ राजा के बारे में वो किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण मामला है उसे वो उजागर करना चाहते हैं। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ेगा, हालांकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो सेंस है हम फ्यूचर सिंपल में लेंगे, क्योंकि इसका जो कंबाइंड आगे सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल में है, इसलिए फर्स्ट जो अपना सेंटेंस है उसको भी हम फ्यूचर सिंपल से ही लेंगे। तो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, वो ये अनुभव करेगा क्या, द नेचुरल डिजायर, उसकी ये स्वाभाविक इच्छा होगी। प्रत्येक व्यक्ति जो बाघ राजा के बारे में पढ़ेगा तो उसकी ये इच्छा होगी, स्वाभाविक उसकी ये इच्छा होगी, टू मीट ए मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेगा, ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, अर्थात ऐसे अदम्य, ऐसे निडर, एक ऐसे खूंखार साहसी ऐसे जो व्यक्ति है उससे वो साक्षात मिलना चाहेगा। क्योंकि अगर बाघ राजा के बारे में कोई नाम ऐसे सुनेगा तो भी कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि कम से कम मैं उससे मुलाकात तो करूं, एक बार में मिलूं तो सही कि ऐसे कभी कोई बाघ राजा हुआ करता था या कोई बाघ राजा है। लेकिन देखिए उसकी ये जो इच्छा है, बट देयर इज नो चांस, लेकिन कोई अवसर नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा के पूर्ण होने की कोई अवसर नहीं है। फुलफिलमेंट मीन्स पूर्ण होना, अर्थात उसकी ये जो इच्छा है, उसकी ये जो डिजायर है, उस डिजायर के पूर्ण होने की कोई अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा है, अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा है, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, और वो इच्छा पूरी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाघ राजा हैज रीच्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि बाघ राजा पहुंच चुके हैं। कहां? दैट फाइनल अबाउट, क्योंकि बाघ राजा अपने अंतिम निवास, अपना अंतिम जो घर है, अपना ग्रह है, वहां पर पहुंच चुके हैं। कहां? ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, जहां पर सभी जीवित प्राणी पहुंचते हैं। अर्थात मनुष्य की जब मृत्यु होती है के बाद में, जहां सभी छोटे बड़े प्राणी सभी अपना अंतिम जो अबोर्ड है, अंतिम जो उसका होम है, जहां पर वो पहुंचते हैं, वहां पर वो पहुंच गए हैं, अर्थात बाघ राजा नहीं बचे हैं। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, दूसरे शब्दों में बाघ राजा मर चुके हैं। तो बाघ राजा मर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ऐसे अदम्य साहसी बाघ राजा से अगर मिलना चाहूंगा, अर्थात मैं उसको सामने देखना चाहूंगा, लेकिन उसकी ये इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बाघ राजा भी अन्य जहां पर सभी जीवित प्राणी पहुंचते हैं मरने के बाद में, वैसे वो भी पहुंच चुके हैं। अर्थात अब बाघ राजा मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैनर ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का जो तरीका है, बाघ राजा की मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर, वो एक मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो एक असाधारण रुचि का मामला है। बाघ राजा की मृत्यु का जो मामला है वो असाधारण रुचि का मामला है। असाधारण रुचि का मामला, अर्थात मृत्यु सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी की मृत्यु वो असाधारण तरीके से नहीं होती, लेकिन बाघ राजा की मृत्यु का जो तरीका है वो बिल्कुल असाधारण है। असाधारण तरीके से, विशिष्ट प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, वो एक असाधारण रुचि का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड, इसका भेद खुल सकता है, अर्थात ये प्रकट किया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, सिर्फ ये तो
इस कथा के, इस कहानी के अंत में ही इसका ये प्रकट किया जा सकता है। अर्थात इसका भेद तो तभी खुलेगा जब इस कहानी का अंत होगा, तभी पता चलेगा कि बाघ राजा एक बिल्कुल एक असाधारण तरीके के अनुसार उनकी मृत्यु कैसे हुई। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, द मोस्ट अर्थात सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, फैंटास्टिक मीन्स होता है शानदार, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज माने मृत्यु, उनकी मृत्यु का सबसे शानदार जो पहलू वाज माने था, उनकी मृत्यु का सबसे शानदार पहलू यह था दैट एज सून एज ही वाज बोर्न, कि जैसे ही बाघ राजा का जन्म हुआ, जैसे ही बाघ राजा जन्मे तो एस्ट्रोलॉजर सेड फोरटोल्ड, तो एस्ट्रोलॉजर हेड फोरटोल्ड, तो ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की, जैसे बाघ राजा की मृत्यु हुई, बाघ राजा के जैसे ही उनका अर्थात एज सून एज ही वाज बोर्न, जैसे ही बाघ राजा जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की, उनके जन्म के बारे में ये उन्होंने प्रिडिक्शन की, ये कहा दैट वन डे, कि एक दिन द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन बाघ राजा को अवश्य मरना होगा, एक दिन बाघ राजा अवश्य मरेगा। ये ज्योतिष ने उनके जन्म पर भविष्यवाणी की, तो उनके जन्म पर यह भविष्यवाणी की कि एक दिन बाघ राजा को मरना होगा। फ्रंट पेज का लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ा दें, देखिए आगे। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर्स ऑफ वेरियर्स। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप, तो ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की थी उनके जन्म पर कि द चाइल्ड विल ग्रो अप, कि यह बच्चा बड़ा होगा, टू बिकम, और बड़ा होकर के बनेगा, क्या बनेगा, द वेरियर ऑफ वेरियर्स, द वेरियर ऑफ वेरियर्स, योद्धाओं का योद्धा। तो देखिए कितना बहादुर, कितना वीर वो बाघ राजा था, तो उसके जन्म पर यह भविष्यवाणी की गई एस्ट्रोलॉजर ने। तो देखो कि ये बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, वीरों का वीर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता, बट लेकिन परंतु, लेकिन ये परंतु लगा दिया। हालांकि उसके भविष्यवाणी में इस प्रकार से ज्योतिष ने की कि यह बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा, वीरों का वीर और विजेताओं का विजेता बनेगा, लेकिन दे बिट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपने होठ काट लिए, बिट काट लिया ना, उन्होंने अपने होठ काट लिए, एंड स्वॉल्ड हार्ड, और उन्होंने थूक निगल लिया। कहने का मतलब कि इससे आगे उन्होंने नहीं बोला। उनके जो गुण थे, उनके भविष्यवाणी में जो अच्छाइयां थी वो तो बता दी, लेकिन उनके भविष्य में किस प्रकार से कोई अवगुण थे, क्या उनमें दोष था, क्या उनके साथ में अनहोनी होने वाली थी, वो उन्होंने प्रकट नहीं की। उन्होंने भटका और उन्होंने अपने होठ काट लिए और थूक निगल लिया। वेन कंपेल्ड, लेकिन जब उनको बाध्य किया गया, लेकिन ज्योतिषियों का जब शिशु राजकुमार जो था और उसके पिता जो थे, जो राजा थे, और उनके द्वारा जब ज्योतिषी को यह बाध्य किया गया टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, कि आप बीच में अपनी शब्दों को विराम क्यों कर दिया, आपने अपनी पूरी बात क्यों नहीं की, जैसे इस राजकुमार के भविष्य में लिखा हुआ है तो उसकी कम से कम पूरी बातों को, तो वेन कंपेयर टू कंटिन्यू, लेकिन जब ज्योतिषियों को अपनी बात, उनकी बात को जारी रखने के लिए बाध्य किया गया, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो ज्योतिषी केम आउट विद इट, तो उनके मुख से ये बाहर निकला, उन्होंने ये बाहर निकाली, अपनी बात ये निकाली जब उनको बाध्य किया गया, उनको कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, तो उन्होंने ये कहा, क्या कहा, दिस इज ए सीक्रेट, कि यह है एक रहस्य, कि राजकुमार का जो उसकी भविष्यवाणी है उसको, उसके भविष्यवाणी आगे प्रकट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और इसका भेद बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए,
कि एक रहस्य, एक गुप्त बात है, इसका भेद नहीं खुलना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड, लेकिन फिर भी हमें ये बाध्य किया जा रहा है टू स्पीक आउट, हमें ये बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, तो देखिए ज्योतिष ने फिर क्या कहा, द चाइल्ड बोर्न, इस बच्चे का जन्म हुआ है, अंडर के अंतर्गत, दिस स्टार, इस नक्षत्र के अंतर्गत, इस बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, विल वन डे, कि एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन ये अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो उसकी एक दिन मृत्यु होगी, ऐसा ज्योतिष ने कहा। ज्योतिष को जब बाध्य किया गया बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा ऐसे नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है कि एक दिन यह अपनी मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो उसे अपनी मृत्यु मिलेगी। तो देखिए ये बात भी कोई विशेष असाधारण नहीं थी, सामान्य बात है कि जो जन्मा है उसके वो मरेगा एक दिन, क्योंकि मैन इज मॉर्टल एंड ही विल हैव टू डाई, और उसको मरना ही होता है। लेकिन देखिए फिर इसके पीछे क्या सेंस था, हम नेक्स्ट अपना जो पेज है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आगे की कहानी है उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय नॉर्वे।